वृक्षारोपण पर सबसे अच्छा और सरल निबंध कैसे लिखें, तो इतनी ज़्यादा आसान भाषा में बताने वाली हूँ कि केवल देखने भर से याद हो जाएगा। और इतना ज़्यादा आसान वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए छोटा सा वीडियो रहने वाला है, अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 या फिर 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम या फिर 18 फरवरी को आपका है हिंदी का पेपर, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी बिल्कुल ही सरल शब्दों में वृक्षारोपण के ऊपर निबंध को, और एक ऐसा निबंध जो कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है कि आता ही रहता है हमेशा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वृक्षारोपण पर निबंध लिखना शुरू करेंगे, तो इसके लिए कुछ संकेत बिंदुओं का हम ध्यान देंगे। कौन कौन से संकेत बिंदुओं का हम ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग। संकेत बिंदुओं में सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे, यानी कि इसके आउटलाइन बनाएंगे कितने बिंदुओं पर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना को, इसके बाद वृक्षारोपण का अर्थ क्या होता है, वृक्षारोपण का महत्व क्या है, वृक्षारोपण दिवस हम कब मनाते हैं, वृक्षारोपण से लाभ क्या क्या है, वनों के कटने से हानियां कौन सी होंगी, वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या है, और अंततः इसका उपसंहार हम कैसे लिखेंगे। देखिए पर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज के समय की मांग है, यानी कि कुछ हो या ना हो लेकिन पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो वृक्षारोपण पर सबसे ज्यादा अच्छा निबंध कैसे लिखें। संकेत बिंदुओं की बात करें तो कुछ इस तरीके से संकेत बिंदु लिखा जाता है कि एग्जामिनर अगर पूरे निबंध को ना भी देखे और वो देख ले कि आपने इसमें कौन कौन से बिंदुओं को लिखा हुआ है, तो केवल इसे ही देख करके वो आपको पूरा अंक दे करके चला जाए। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसा संकेत बिंदु लिखने के बाद हम इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे बिल्कुल आसान से आसान हिंदी भाषा में। तो सबसे पहला देखिए प्रस्तावना कैसा है कि प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र और मार्गदर्शक है। क्या है, हमारा जो प्रकृति नेचर है ये मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र एवं मार्गदर्शक है। प्रकृति द्वारा हमें दिए गए उपहारों में से वृक्ष सबसे अनमोल है, यानी कि प्रकृति ने आज तक हमें जितने उपहार दिए हैं इसमें वृक्ष सबसे ज्यादा अनमोल रतन है। और वृक्षों यानी कि पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वृक्ष ऐसे हैं जिनके बिना हम इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन से ही हम जिंदा हैं, जीवित हैं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ भी रखते हैं। आज के बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के युग में वृक्षारोपण केवल एक गतिविधि ही नहीं बल्कि मानव जाति को बचाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। हम जानते हैं कि केवल बात कर लिखने और अच्छे नंबर ला देने से पेड़ नहीं लगेंगे, और इसीलिए वृक्षारोपण केवल एक गतिविधि नहीं है बल्कि मानव जाति को बचाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि आवश्यकता का मतलब उस चीज को हमें करना ही करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा हेडिंग है कि वृक्षारोपण का अर्थ क्या है। जितने ज्यादा आसानी से एग्जामिनर समझ पाएगा कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं, उतने ही अच्छे अंक वो आपको दे करके जाएगा। तो वृक्षारोपण दो शब्दों से मिलकर के बना है, वृक्ष प्लस रोपण, और इसका मतलब होता है खाली स्थानों, उद्यानों, सड़कों के किनारे या फिर वनों में नए नए पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। जितने भी खाली स्थान हमें मिले, उद्यान यानी कि बगीचा मिले, सड़क के किनारे या फिर वनों में नए नए पेड़ पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करना वृक्षारोपण कहलाता है। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की हरियाली को बढ़ाना एवं पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखना है। ये केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि उसे एक विशाल वृक्ष बनने तक एवं सुरक्षित रखना भी इसका हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम पेड़ लगा करके चले गए और उधर से बकरियां ही खा करके चली गई, तो वो आपका वृक्षारोपण खराब हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पेड़ तो लगाना ही है, साथ ही उसकी
इसकी देखभाल भी करनी है। इसके बाद तीसरा हेडिंग आपका आता है कि वृक्षारोपण का महत्व क्या है। वृक्षारोपण का आखिर महत्व क्या है, हमें क्यों वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वृक्षारोपण का हमारे जीवन में धार्मिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से पीपल, बरगद एवं तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्ष हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं और ये केवल मिट्टी के कटाव को ही नहीं रोकते बल्कि वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। जितनी चीजें हम बोलते जा रहे हैं समझते जाइए और ऐसा ही एग्जाम में लिख करके आइएगा। वृक्ष हमें फल फूल, लकड़ी एवं औषधियां प्रदान करते हैं। तो अगर इतने सारे काम पेड़ों से होते हैं, यहाँ तक कि जिस कॉपी किताब पर आप लिखते पढ़ते होंगे वो भी पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं, तो यदि वृक्ष नहीं होंगे तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वृक्ष बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। एक अगला बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है कि वृक्षारोपण दिवस हम कब मनाते हैं। अगर आपने ये हेडिंग दे दिया तो पक्का आपको 10 अंक मिलने ही मिलने वाला है। भारत में हर साल वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1950 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी पूरी दुनिया में वृक्षारोपण किया जाता है। वन महोत्सव की बात करें तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाएगा एवं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और इन दिनों में मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना और उन्हें अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह आपके वृक्षारोपण के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि वृक्षारोपण से लाभ क्या है, आखिर हमें पेड़ लगाने क्यों चाहिए, इसके लाभ क्या है। तो वृक्षारोपण के अनगिनत लाभ है। सबसे पहला है कि प्रदूषक नियंत्रण। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करेंगे और वातावरण को शुद्ध रखेंगे। हम जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, तो ऑक्सीजन हमें देंगे तो हम भी जीवित रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा। इसके बाद अगला है आपका कि तापमान में कमी। पेड़ों की छाया एवं वाष्पोत्सर्जन से आसपास का तापमान कम रहता है। अगला है पशु पक्षियों का आश्रय। अब ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी को भी पता है कि वृक्ष हजारों प्रजातियों के पक्षियों एवं छोटे जीवों का घर होते हैं। अगला है कि आर्थिक लाभ। वृक्षों से हमें आर्थिक लाभ क्या है, तो पेड़ों से हमें इमारती लकड़ी, गोंद, लाख और विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। नेक्स्ट है जल संरक्षण। वृक्षों की जड़ें बारिश के पानी को जमीन के अंदर सोखने में मदद करती हैं, जिससे कि भूजल स्तर बढ़ जाता है। तो यही सब कारण है कि पेड़ अत्यंत लाभकारी हैं। अब अगर इतने लाभकारी हैं तो वनों की अगर कटाई हो रही है तो इससे हानियां भी तो होंगी। बताइए वनों के कटने से कौन कौन सी हानियां हैं। वनों को काटने से हानियां या फिर वनों के कटने से हानियां, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है और इसी वजह से इसके परिणाम बहुत भयानक हैं। अब बताइए जनसंख्या बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई सबको करनी है और औषधियाँ सबको चाहिए, छाया सबको चाहिए, पेड़ सबको चाहिए और क्योंकि ऑक्सीजन सबको चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित रहेगा नहीं, तो ऐसे में पेड़ तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, लेकिन आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। रहने के लिए घर ज़्यादा चाहिए लेकिन ज़मीन तो उतनी ही है। पृथ्वी का क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, पृथ्वी इतनी ही रहेगी, लेकिन लोगों के बढ़ने की वजह से घर ज़्यादा चाहने लगेंगे। फिर क्या होंगे, पेड़ों को काट करके घर बनाया जाएगा और इस कंडीशन में पेड़ों की कमी की वजह से बहुत भयानक परिणाम होंगे, जिसमें से कि सबसे पहला आ जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। पेड़ों की कमी से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता है और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो हम जानते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए असमय में वर्षा होना, बाढ़ होना और सूखे जैसी आपदाओं का मुख्य कारण वनों की कमी है।
नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध हवा की कमी हो जाना। शहरों में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वायु शुद्ध करने वाले वृक्ष कम हो गए हैं। शहर में जितने लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करेंगे, क्योंकि पेड़ ही नहीं है, और पेड़ नहीं है तो सांस लेना तो बहुत दुर्लभ है। हम जानते हैं कि दिल्ली में कैसे आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। वन्य जीवों का विनाश भी, पेड़ों के कटने से जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग पेड़ों के पास रहते थे, पेड़ों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ को काट दोगे तो वो सारे जानवर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे, वो मनुष्यों की बस्तियों की तरफ ही आएंगे और उससे हमें घाटा हो जाएगा। इसके बाद है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या है। तो आज सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं वृक्षारोपण कार्यक्रमों पर जोर दे रही हैं। हरित भारत अभियान, नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट के तहत सड़कों एवं नदियों के किनारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को पौधे बांट करके उन्हें रोपण के लिए प्रेरित किया जाता है। और हमें भी अपने जन्मदिन या फिर किसी विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा तो जरूर ही लगाना चाहिए। लेकिन समस्या तो यहाँ खड़ी हो जाती है कि हम लगाएं कहाँ, जगह ही नहीं मिलेगा लगाने के लिए। परंतु फिर भी अगर मिले तो प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद सबसे 8वां अंतिम हेडिंग है कि उपसंहार। वृक्षारोपण का उपसंहार हम कैसे लिखेंगे? तो निष्कर्षतः वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुंदर पृथ्वी सौंपनी है तो हमें आज ही जागरूक होना होगा, वरना तो हम जानते हैं आप तो नहीं रहेंगे, परंतु जो बच्चे रहेंगे वो कहेंगे कि अरे हमारे पूर्वजों ने पूरी पृथ्वी को गंदा कर दिया था, खराब कर दिया, हमारे लिए तो सांस लेना भी दुर्लभ सा हो गया है। इसीलिए केवल वृक्ष लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी संतान की तरह देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। और याद रखिए, वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे एवं जो हमारी पृथ्वी है इसे फिर से हरा भरा बनाएंगे। तो जहाँ भी कहीं मौका मिल जाए कि यहाँ पर आपको पेड़ लगाना है, इसे अच्छा बनाना है, तो तुरंत उसमें जुट जाया करिए। तो आई होप कि इतना आसानी से जो वृक्षारोपण के ऊपर निबंध था ये मैंने आप लोग को बताया और ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए। डेली आप लोग को 3 वीडियोस मिल ही जाती हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।